हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं दुर्गेश, आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक चीज़ नई पढ़ने जा रहे हैं, वो है विज्ञप्ति के बारे में जानकारी। विज्ञप्ति भी कौन सी जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है, वो है फोर्थ ग्रेड। अब फोर्थ ग्रेड के बारे में जो भी ये चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की विज्ञप्ति है, और 2024 की विज्ञप्ति के अंदर अभी हाल फिलहाल अपना रिजल्ट भी आ गया है। और रिजल्ट 2 गणों में आने के बाद में 2 गणों की जो भी लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। तो 2 गणों की लिस्ट जारी हो गई, तो 2 गणों की लिस्ट हैं, तो उसमें 53,750 पदों पर लिस्ट जारी की गई है। और अभ्यर्थियों को पात्रता और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की दिनांक है अपनी 9 फरवरी 2026 से लेकर आपकी 23 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। तो आपके आज तारीख हो गई 18। तो आप बहुत जल्दी से 5 दिन रहे हैं, और आप SSO पर जाके अपना विस्तृत फॉर्म आप भर सकते हो, या ई मित्र साइट पर जाके या ई मित्र पर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। और इसके लिए जो भी अभ्यर्थना है और वो आपको दी गई है। और जो भी ये 53,000 पर 750 पदों पर 2 गणों के लिए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेन सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंटों को कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए कौन कौन से, और फॉर्म भरा कैसे जाता है, उसके साथ में फॉर्म भरा कैसे जाता है, ठीक है। और उसके साथ में एक स्टोरनी फॉर्म होता है, और स्टोरनी फॉर्म भी कैसे भरा जाएगा वो भी आपको मैं इस फॉर्म के ज़रिए आपको डिटेल पर बताऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या कौन कौन से भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस पर कौन कौन सा साइन चाहिए, वो सभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। तो सबसे पहले ये आपको विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति के बाद में आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको दिया हुआ है कि स्टूडेंट फॉर्म भरे तो 100 रुपये वो लगेंगे। आवेदन कैसे भरे वो है, प्रमाण पत्र कौन कौन से चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ दी हुई है। उसके साथ में आपको ये भी दिया गया है, ठीक है। और आपको ये भी दिया गया कि जो भी जितने भी प्रमाण पत्र है, आपको आचरण कैसा है, अनुभव कैसा है, वो सब आपको चीज़ें दी हुई है। सेवारत अभ्यर्थी है, राष्ट्रीयता आपकी कौन सी है, हिंदू है या जो भी है, किन कौन से इलाके में रहते हो, आपको ये विस्तृत रूप से आपको ये चीज़ें दी गई है। उसके बाद में आपके आते हैं मेन डॉक्यूमेंट। अब मेन डॉक्यूमेंट यहाँ से आते हैं कि कौन कौन से आपको बनाने हैं, ठीक है। अब मेन डॉक्यूमेंट में आपको बनाने कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो 1 नंबर आपको ये बनाना है चरित्र प्रमाण पत्र। और चरित्र प्रमाण पत्र पर यहाँ पर ये कार्यालय की मूल सहित है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड कोई भी गेजेट अधिकारी है, राजपत्रित अधिकारी है, उसका यहाँ पर मोहर लगानी पड़ेगी, सही लगानी पड़ेगी। और जिस डेट का आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पर दिनांक लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा। और यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, फर्स्ट ग्रेड का साइन बनाना है। और ऐसे कितने बनाने हैं, ऐसे ये 2 बनाने, ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, 2 गैजेट या 2 राजपत्रित अधिकारी के साइन होने ज़रूरी है। तो ये 2 चरित्र बनाने, ये कितने निकालने, ये 2 निकालने हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है अगला सामान्य घोषणा पत्र है, वो भी 50 रुपये के स्टाम्प पर। तो सामान्य 50 रुपये पर स्टाम्प पर आपको क्या करना है, कलेक्ट्रेट जाना है, कलेक्ट्रेट जाना है। और कलेक्ट्रेट में जाने के बाद में जो भी वकील वगैरह बैठे रहते हैं उनके पास से स्टाम्प आपको लिखवाना है। और स्टाम्प का उनके पास प्रारूप होता है, वो 50 रुपये का स्टाम्प, और जो भी उनकी रेटें होती है वो वगैरह लेगा। और आपको यहाँ पर आपको वो पूरा टाइपिंग करके देगा, ठीक है, वो पूरा टाइपिंग करके देगा, और वहाँ पर स्टाम्प लगा के देगा। वहाँ पर आपके दिनांक, पता, आप आगे नीचे हस्ताक्षर वगैरह, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब वगैरह लिखना है। तो दूसरा आपको ये सामान्य घोषणा पत्र, तो ये तो सभी बच्चों को निकालना है। जो भी बच्चा चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, कैसी भी हो उसकी कंडीशन है, उसको ये तो सामान्य घोषणा पत्र बनाना ही बनाना पड़ेगा। फिर आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र। अब यदि यहाँ पर संतान संबंधी घोषणा पत्र क्या है कि 2001 के अनुसार में निम्नलिखित प्रपत्र जो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी माता पिता का नाम, या पुत्र पुत्री है, पत्नी है, कौन से है, रोल नंबर आपकी क्या फर्स्ट ग्रेड के वो लगाने हैं। और जो पिछला फॉर्म था उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर के साथ साथ आपको आवेदन क्रमांक भी लगाने हैं। 2 एप्लीकेशन नंबर है आपके फॉर्म के ऊपर। तो जो ये फॉर्म होता है, फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन नंबर होते हैं, उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर भरना था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर भरने हैं। और ये कह रहा है चतुर्थ श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अपने प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ हूँ। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक है कि
2002 से 31 मई 2002 से पहले मेरे जीवित बच्चों की संख्या कितनी थी वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। और जो जीवित बच्चे हैं 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अधिकारी लग रहे हो तो 2 से ज़्यादा आपके फॉर्म नहीं होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ये कह रहा है कि 2002 और 2002 के बाद में आपने जीवित बच्चों की संख्या नहीं है। यदि ऊपर आपकी जीवित बच्चों की संख्या 1 है, यहाँ पर यदि जीवित बच्चों की संख्या 1 है तो आप तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि 2002 के बाद में जीवित बच्चों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और कितनी नहीं हुई है। यदि एक आधी और वृद्धि हुई है तो वहाँ पर आपको उस क्रम संख्या, नाम और जन्मतिथि लिखनी है। और यदि 2 के दोनों बच्चे यदि आपके 2002 के बाद में हुए तो दोनों के यहाँ पर लिखने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। या तो 2002 से पहले दोनों हो जाए, या 2002 के बाद में दोनों हो जाए, या एक पहले हो जाए एक बाद में हो जाए, तो वो आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद में अधिकारी अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं, और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना है, पद ये आपका दिया हुआ है, मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए। यहाँ पर एक आपको और राजपत्रित अधिकारी का साइन करना है। तो राजपत्रित अधिकारी का आपको सी लगानी है, आपको यहाँ पर मोहर लगानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये आपको तीसरा सभी को निकालना है। अब जो अविवाहित है उसको संतान संबंधी आपको नहीं निकालना पड़ेगा, जो आपके विवाहित है उसको ही संतान संबंधी घोषणा पत्र निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये 50 रुपये का स्टाम्प है, वो कौन निकालेगा? वो अविवाहित, जो विद्यार्थी या जो कैंडिडेट केवल अविवाहित है तो अविवाहित को उसका ये स्टाम्प निकालना पड़ेगा। 50 रुपये का स्टाम्प आपको नोटरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें लिखना कि मैं खालिस्तान, मेरा नाम, पिता पुत्री उस इलाके का हूँ, शपथ घोषणा करता हूँ कि मेरा चतुर्थ श्रेणी में चयन हुआ है प्रोविजनल रूप से, मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है, न तो कोई कभी दहेज लिया है, न कुछ लिया है। जो भी ये पूरा मैटर पड़ा है, और आपका नाम, घोषणाकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक और 2 साक्षी। 2 कौन से साक्षी है? जो अविवाहित अभ्यर्थी है उसके लिए 2 साक्षी के उपयोग नहीं। तो ये केवल अविवाहित के लिए होगा, ठीक है। ये केवल अविवाहित होगा। तो विवाहित वालों के लिए अगला पॉइंट है। तो विवाहित, जो केवल विवाहित व्यक्ति है तो उसके लिए ये होगा। तो केवल विवाहित जो अभ्यर्थी है उनके लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उनके लिए भी वो सेम टू सेम है पूरा प्रारूप, बस जो अविवाहित है उनको आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो आपकी विवाहित है उनको फॉर्म अगले वाला भरना पड़ेगा। ये आपके पेज नंबर जो 9 ऊपर लिखा हुआ है वो आपको विवाहित जो विद्यार्थी है जिसके मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है वो आपके इस फॉर्म को भरेंगे, और इस फॉर्म को आपको नोटरी करवाना है। इसको भी क्या करवाना है? इसको भी आपको नोटरी करवाना है। कलेक्ट्रेट में जाके आपको नोटरी करवानी है। फिर अगला, उसके बाद में ये है जो व्यक्ति या कोई महिला है जो विधवा हो गई है, ठीक है, तो उसको ये प्रमाण बनाना है। तो जैसा कैंडिडेट है अविवाहित है तो अविवाहित का अलग है, विवाहित है विवाहित का अलग है, ठीक है। विवाहित है, अविवाहित है, उसके बाद में कोई विधवा है, विधवा के बाद में ये विधवा का फॉर्म है। तो जो कोई भी स्त्री विधवा है तो उस विधवा के लिए ये आपको फॉर्म नोटरी करवानी पड़ेगी। 50 रुपये स्टाम्प लगाना पड़ेगा। आपको खुद को जाके क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोटो लिया जाएगा। कलेक्ट्रेट में जाना है और आपका जॉब जो भी व्यक्ति बना रहा है तो आपको वो एक फ़ोटो लेगा आपका, और वो नोटरी करवाए गए, आपको सील ठोक के, और आपके जो भी रजिस्ट्रेशन संख्या थी वो आपको लेकर पूरा फुल डिटेल के साथ भर के देखा। तो आपको सावधानी से ये चीज़ें भरनी है। और ये जो भी ये नोटरी वगैरह है, ठीक है, तो ये जो भी आपकी ये नोटरी करवा रहे हो वो नोटरी आपकी कहाँ काम आएगी? ये जितने भी नोटरी आप स्टाम्प वाले जो भी करवा रहे हो वो आपको जो भी ये अटेस्टेशन फॉर्म भर रहे हो, अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आपको ये नहीं लगाने। आपको ये जब ये मेन डीवी होगी उन मेन डीवी के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो ये अभी बता रहा हूँ। और अटेस्टेशन फॉर्म में कौन कौन से भरने तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये है जो विधवा परित्यक्ता है, इसको मतलब जिसको पति ने छोड़ दिया है, ठीक है, तो उसको ये पूरा फॉर्म भरना है। और वो भी 50 रुपये स्टाम्प, मतलब जो कैंडिडेट जैसा उसका लेवल है उसके अनुसार लगाना है। उसके बाद में ये है विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र है मतलब 2006 के बाद में। अब ये 50 रुपये वाला कौन है?
₹50 स्टाम्प उसको लगाना है जिसका विवाह 22 मई 2006 से पहले हुआ है। 2006 से पहले हुआ है, उसको क्या करना है, ये स्टाम्प पर उसको ये प्रिंट भी करवाना है और ये आपको फॉर्म उसको भरना है। उसके बाद में ये वचनबद्ध प्रपत्र, ये सामान्य कागज पर, ये आपको क्या करना है, इसकी कॉपी निकालनी। कौन सी? इसकी आप फोटो कॉपी निकालनी ई मित्र पर जाके, या जो भी आपकी साइड है, जो भी आपको सिस्टम है, आप फोटो कॉपी निकालोगे। फोटो कॉपी निकालने के बाद में आपको सामान्य कागज पर ये आपको फॉर्म भरना है। ये सभी को भरना है, ठीक है। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म ऑल कैंडिडेट को भरना है। तो ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में आपके संविधान संबंधी प्रतिज्ञा पत्र, ये भी आपके सभी ऑल कैंडिडेट है, ऑल कैंडिडेट को ये भरना फॉर्म है, ये सभी के लिए वैलिड है। तो जो केवल जिसके थे फॉर्म वो तो आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में तो ये सभी ऑल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ये सभी को ये आपको भरना है। और ये जो भी ये फॉर्म भर रहे हैं वो स्टूडेंट फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो फर्स्ट ग्रेड का जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं उस स्टूडेंट फॉर्म की प्रोसेस में बता रहा हूँ। उसके बाद में ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, ये सामान्य कागज पर है। और ये सामान्य कागज पर आपको क्या प्रिंट लेना है, अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम लगाना है, रोल नंबर लगाना है, और दस्तावेज सत्यापन की दिनांक है, समय वर्ष दर संख्या है। तो दस्तावेज सत्यापन की दिनांक कब आएगी वो आपको अपने पास में रखना है। ये आपको जो भी ये सामान्य ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है, ये नमूना साइन वाला जो भी प्रारूप है, ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म में नहीं लगाना है, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म में नहीं लगाना है, और नहीं लगाना है तो आपको ये आप जब मेन डीवी होगी उस मेन डीवी में आपके ये चीज़ काम आएगी। तो मैं जब भी डीवी होगी, आपको जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आपको ये लिखना है। तो उसमें क्या है, हिंदी का ये प्रारूप है, ठीक है। अब इस हिंदी के प्रारूप में आपको अपना नाम, पिताजी के नाम, रोल नंबर, आवेदन संख्या और परीक्षा का नाम, जो विज्ञप्ति है उस परीक्षा का नाम क्या है, परीक्षा का नाम है ये चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, ये उसका नाम। अभ्यर्थी को यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखना है। ये जो भी ऊपर वाला प्रारूप है उसको देखा देख नीचे वाले में लिखना है। उसी प्रकार इंग्लिश वाला जो भी ये प्रारूप है उसको अभ्यर्थी को खुद की राइटिंग से यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं आप किसी और राइटिंग से लिख रहे हो। जब आपने शुरुआत में फॉर्म भरा था, जब OTR किया था, ठीक है, तो शुरुआत में जब आपने OTR किया था, OTR के अंदर आपने क्या किया था, OTR के अंदर आपने एक हस्तलिखित प्रारूप आपने ऐड किया था, हस्तलिखित प्रारूप आपने ऐड किया था। उस ऐड किए हुए फॉर्म में आपकी खुद की यदि राइटिंग है, आपकी खुद की यदि राइटिंग है तो उस राइटिंग से मिलन होगा, तो धोखे से सावधान रहे। तो ये वहाँ पर आपकी जो भी राइटिंग है उससे मिलन होगा इस प्रारूप का, और आपको ये पूरा प्रारूप आपको स्वयं अपने हस्तलिखित करना, मतलब कैंडिडेट को स्वयं करना है। अभ्यर्थी जो भी है उस अभ्यर्थी को स्वयं खुद को ये फॉर्म भरना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में ये गैर अनुसूचित क्षेत्र, ये अनुसूचित क्षेत्र, ये विकल्प पत्र है। ये जो भी व्यक्ति, कोई एक ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा अभ्यर्थी जो, ठीक है, TSP और नॉन TSP दोनों से संबंधित रख रहा है, TSP और नॉन TSP दोनों क्षेत्रों से संबंधित रखता है, तो उसको ये विकल्प पत्र पर सामान्य कागज पर हस्ताक्षर करना है। अब खुद के साइन और वगैरह, मोबाइल नंबर, दिनांक और खुद का रोल नंबर, मम्मी पापा का नाम, और फर्स्ट ग्रेड में कौन से क्षेत्र से चयन हुआ, गैर अनुसूचित से है या अनुसूचित, मतलब TSP से है या नॉन TSP में चयन है, तो विकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब वो कह रहा है कि मुझे कहीं पर भी नौकरी दे दो, चाहे आप, ठीक है, कहीं पर भी मुझे नौकरी दे दो, चाहे मुझे आप TSP में दो या नॉन TSP में दो, वो अपनी मर्जी है। उसके बाद में ये विधवा परित्यक्त अभ्यर्थी द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र या सामान्य कागज पर। इसका मतलब इसमें वो कैंडिडेट है जो कोई भी महिला विधवा है या उसको छोड़ के चली गई है, वो उसने पुनर्विवाह नहीं किया है या किया है, तो जो भी किया है या नहीं किया, अभ्यर्थी की खुद को फोटो होना चाहिए और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना चाहिए। ये मतलब ये कह रहा है कि जिसने भी परित्यक्त्या मतलब छोड़ दिया है, ठीक है, जिसने भी छोड़ दिया है, या कोई भी महिला विधवा हुई है, उसने यदि पुनर्विवाह नहीं किया है, क्योंकि वो कोटे से संबंधित होता है उनका फॉर्म, तो जिसने नहीं किया है तो वो ये शपथ आपको सामान्य कागज पर भरना होगा। क्योंकि सामान्य कागज पर भरना होगा, यह लिखा है, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आज दिनांक तक
जो भी आज दिनांक तक फॉर्म भरे हो, पुनर्विवाह नहीं किया और भविष्य में विवाह होने पर 1 माह में विवाह को अवगत करा दूंगी कि आज तक अभी तक विवाह मैंने वापस नहीं किया है, कि मैंने पति को छोड़ दिया है या पति की डेथ हो चुकी है, तो अभी तक उस कंडीशन में मैंने अभी तक विवाह नहीं किया है। जब यज्ञ होगा तो मैं आपको 1 महीने के अंदर विभाग को जिस भी संबंधित विभाग में वो ड्यूटी कर रही है उसको मैं अवगत करवा दूंगी। ऐसा फॉर्म है। उसके बाद आता है सबसे बढ़िया अपना मेन कौन सा, अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म है क्या, तो आपको ध्यान रखो अटेस्टेशन फॉर्म अब भरना कैसे है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। तो आपको मैं एक एक चीज़ क्रम आपको बताता जाऊंगा, आप गैर ऐसे सुनना और ध्यान रखना। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो, अपना कलरफुल फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, जो भी 2.5 बाई 4.5 का होता है वो जो भी आपको लगाना है। उसमें आपको नाम लगाना है, अपना नाम है, और जो भी याद आप जैसे पीछे कोई कुमार लगा रहे हो, कोई देवी लगा रहे हो तो उसको लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम लिखना है, और नाम के साथ में सरनेम का मतलब कोई देवी लगा रहा है, कोई कुमार लगा रहा है, कुछ और लगा रहा है, सिंह लगा रहा है, तो वो आपको नाम लिखना है। यहाँ पर रोल नंबर आपके लिखने हैं, आपके मैरिड नंबर लिखने हैं। वो मैरिड नंबर आप अटेस्टेशन फॉर्म है या आप जो मैरिड नंबर में जाके देखो वो है। प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, वर्तमान में आप कहाँ पर रह रहे हो, और वर्तमान में रह रहे हो उसमें उसका नाम, वो गांव का नाम, जिला और पिन कोड नंबर। उसके बाद होम एड्रेस, जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है, ये एड्रेस कौन सा होगा, जो भी आपके आधार नंबर है, आधार कार्ड के जो भी पीछे आपका फॉर्म लगा है या जो भी उसके पीछे जो भी आपका एड्रेस लगा है वो आपको एड्रेस यहाँ पर इस होम एड्रेस के अंदर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका ये कह रहा है क्या, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या 7वां पॉइंट ये कह रहा है, पर्टिकुलर्स ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रेडिकेन 5 ईयर। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप उस स्थानों के नाम लिखो जहाँ पर आपने पिछले 5 वर्षों से कहीं ना कहीं आप रह रहे हो, आपने स्थान चेंज किया है, ये उस गांव का नाम, उस इलाके का नाम, पिन कोड, ज़िला वगैरह सब का सब आपको लिखना है। इसका मतलब आपने कौन से इलाके में, आप मान लो कहीं किसी कॉलोनी में रह रहे हो 1 साल के लिए, या किसी आप जैसे राजस्थान में रह रहे हो तो राजस्थान में मान लो आप जोधपुर में रह रहे हो, या पाली में रह रहे हो, या आपने बाढ़ में रह रहे हो, कोई और किसी इलाके में रह रहे हो, या राजस्थान में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, तो राजस्थान से संबंधित हो तो आपको ये लिखना है कि मैं उस इलाके में इतने तारीख तक पिछले 5 सालों से ज़्यादा किसी एक इलाकों में अलग अलग रहे हो, तो उन सभी की डिटेल आपको ये 3-4 पेजों के अंदर या 3-4 लाइनों के अंदर आपको भरना है। फिर ये है आपकी अगली फादर्स की डिटेल्स। कौन सी है, फादर्स की डिटेल्स। तो फादर्स की डिटेल कौन सी है, तो यहाँ पर ये लिख रहा है पहली फादर्स की डिटेल्स, उसमें क्या रहा है कि आपको नाम लिखना है फादर्स का इंग्लिश में। फिर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस मतलब पिताजी का वर्तमान एड्रेस कौन सा है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है, और उसका व्यवसाय कौन सा है, ठीक है। और यदि पिताजी सर्विस में रह रहे हैं तो सर्विस में रह रहे हैं तो ऑफिस का नाम और डेस्टिनेशन कहाँ रह रहे हैं और कौन सी ऑफिस में काम कर रहे हैं उस ऑफिस का नाम, और जो भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं उन नौकरी का नाम लिखना है। उसके बाद ये नेशनलिटी मतलब आपकी राष्ट्रीयता क्या है, पिताजी की राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन है, ये आपको लिखा हुआ फॉर्म पड़ा है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि वो आपके फॉर्म से संबंधित है। जब भी आपने मेन फॉर्म भरा था 4th ग्रेड का, तो उस 4th ग्रेड के फॉर्म के अंदर ये चीज़ें डिटेल आई हुई, वहाँ से आपने ये चीज़ें हुई है। उसके बाद में ये आगे कह रहा है क्या, उसके बाद में आगे ये कह रहा है कि पैलेस ऑफ बर्थ एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। इसका मतलब आपको जन्म डेट बतानी है किसकी, आपकी, और आपकी यदि हस्बैंड है, आप यदि व्यक्ति हो तो आपकी वाइफ की, आप जिला, स्थान और राजस्थान का जो भी राज्य है उसका नाम बता दो कहाँ पर उसका जन्म हुआ है। और यदि आप कोई भी महिला है तो आपके हस्बैंड, यदि शादी हुई है तो हस्बैंड का आप यहाँ पर नाम लगा सकते हो, नहीं तो अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये केवल और केवल किसके लिए, जो विवाहित आपके कैंडिडेट है तो विवाहित कैंडिडेट के लिए ये आपको फॉर्म ये 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। पुरुष है तो महिला के लिख दो, और महिला है तो पुरुष मतलब उसके पति का डिटेल लिख दो। फिर 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान रख लेना कि 7वां पॉइंट क्या है। यहाँ पर है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, जन्म दिनांक क्या है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो दिन तारीख कौन सी है, महीना कौन सा और साल कौन सा है,
जो भी 1999 है, 2000 है, 2015 है, 2008 है, और ठीक है 1992 है, जो भी आपकी डेट है वो लिखनी है। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या है दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट एज ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर्म, मतलब जो भी विज्ञापन की डेट आई थी, विज्ञापन आया था, विज्ञापन के अंदर आपने जो भी फॉर्म भरा था फोर्थ ग्रेड का, ठीक है फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा था, वहाँ पर आपको लिखा हुआ था 1 जनवरी 2026 तक आप कितने साल के हो जाएंगे, वो आपको चीज़ वहाँ पर आपने फॉर्म के अंदर भरी है, और वो फॉर्म के अंदर निकालोगे तो वहाँ पर आपको लिखा होगा कि एज पर विज्ञापन 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी डेट कितनी है, तो आपकी डेट जो भी है वो कितने साल के हो गए हो, कितने महीने के हो और कितने दिनों के हो, वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, इसका मतलब आपको 10वीं पास की तब आप कितने साल के हुए, ठीक है 10वीं के हुए तब आप कितने साल के हुए, वो आपको 10वीं मतलब 10वीं की जो आपको डेट थी वो आपको लिखनी है, और उसमें आपको ये देखना है कि जो भी 10वीं आपने पास की है, 10वीं पास की उसके नीचे लिखा होगा उसकी सन, ठीक है डेट मंथ और ईयर। आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ईयर पहले, ऊपर ईयर बाद में था, तो गलती से ध्यान रखना कि ईयर आपको पहले लिखना है, तो ईयर पहले लिखना है, उसके बाद में मंथ लिखना है, उसके बाद में दिन लिखना है, तीन दोनों के अंदर। उसके बाद 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट आपका है कि प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, इसका मतलब आपको वही लिखना है जो आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ के पीछे आपका जो भी आपका एड्रेस लिखा है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में ये आपका है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट और बिलोंग करते हो आप, तो वो डिस्ट्रिक्ट और आपको स्टेट लिखना है। 9वां पॉइंट है स्टेट ऑफ रिलीजन, का मतलब होता है आपका धर्म कौन सा है, वो धर्म आप लिख दो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो वो आपको लिख लो। आप ये पूछ रहे हैं कि ये आप SC हो या ST हो, ठीक है यदि SC/ST में हो तो कौन सी ST में आप अपना स्टेट का नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये है कि आपको क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आपके कह रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और वहाँ पर शोइंग पैलेस एजुकेशन एंड ईयर इन स्कूल या कॉलेज सिंस 15 ईयर्स एट एज, मतलब पिछले 15 वर्षों में आपने जहाँ पर स्कूल में अलग अलग स्कूलों में जाके आपने पढ़ाई की है, कोई कॉलेजों में की है या ग्रेजुएशन में की है, ठीक है कोई RSCT की है वो वगैरह सब इन 5 के अंदर लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना कि जो भी आपने फॉर्म के अंदर आपने डेट भरी है, ठीक है फॉर्म के अंदर आपने जो भी क्वालिफिकेशन भरी है, जो भी आपने योग्यता भरी है उतनी योग्यता ही यहाँ पर भरनी है, एक्स्ट्रा योग्यता नहीं भरनी है। आपने यदि 12वीं तक की योग्यता भरी है 12th तक की तो 10वीं और यहाँ पर 12वीं की लिख दो। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन पास्ट, एग्जामिनेशन पास्ट में होगा क्या होगा, यहाँ पर आप लिख दो 12th और यहाँ पर लिख दो 10th और यहाँ पर लिख दो 12th, ये लिख दिया। अब यहाँ पर एड्रेस मतलब जिस स्कूल में आपने पढ़ी है उस स्कूल का एड्रेस लिख दो, कोई गांव से संबंधित तो गांव का नाम लिख दो, नहीं तो जिला और पिन कोड लिख दो, और डेट ऑफ एंट्रेंस और डेट ऑफ लिविंग। अब देखो लिविंग का मतलब होता है छोड़ना, मतलब आपने 10वीं पास कब की, तो 10वीं पास कब की मतलब जो भी आपने ये पिछला आपने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर 10वीं पास कब की आपने, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास कब की, जो भी उस समय आपकी डेट थी आपने उस डेट से मिलान किया था कि आपकी मान लो आपने 1 मई और 2015 में आपने 10वीं पास की, ठीक है 10वीं पास की, तो डेट ऑफ एंट्रेंस मतलब प्रवेश कब किया, राइट 1 साल पहले की डेट आप लिख दो, 1 साल पहले की डेट लिख दो तो आपकी मान्य हो जाएगी। तो आप राइट 1 साल पहले की डेट इसमें लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद में आप ये दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट 12th का, इसका 12th आपने किस स्कूल से की है और उस स्कूल का एड्रेस गांव से संबंधित है तो डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, और आपकी 2000 मान लो ये 15 है और 15 के बाद में 2017 में मान लो रिजल्ट आया और रिजल्ट की डेट मान लो आप कुछ भी मानो कि 10 मई 2017 थी, तो 2017 में आपको जो भी रिजल्ट आया 10वीं का 12वीं का उससे राइट 1 साल पहले की डेट 10 मई 2016 आप यहाँ पर लिख लो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और यदि किसी ने ग्रेजुएशन के 12वीं के साथ में यदि उसने ग्रेजुएशन की डिटेल लगाई है तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स में आप उस संस्थान का नाम
उसका एड्रेस और कौन से ज़िले पड़ता है, कौन सा पिन कोड है, आपने कब उसमें ग्रेजुएशन ज्वाइन की है और कब आप वापस निकले हो, और ग्रेजुएशन की है, बीए की है, बीएससी की है, वो वगैरह आपको लिखनी है। इस प्रकार से लिखनी है, ये फॉर्म भरने है। उसके बाद 11 पॉइंट क्या कह रहा है, आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बता दो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से आप पोस्ट पर कार्य कर रहे हो, कब से कब तक कार्य कर रहे हो, अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसका फुल एड्रेस आपको लिखना है। 12 पॉइंट है कि आपको न्यायालय में कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि केस हुआ है तो उसमें हाँ लिखो और उसके बारे में आप जानकारी दो। ठीक है। 13 पॉइंट अपना है कि कोई भी अपने इलाके में 2 रिस्पॉन्सिबल या 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिख दो, 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिख दो। ठीक है, जो आपको पिछले 12-13 सालों से, 10-12 सालों से या 15 सालों से पहचानते हो, और उसमें ये आपको यहाँ पर ये सर्टिफिकेट देना है कि मैं शपथ घोषणा करता हूँ जो भी ये मेरे का दिया हुआ जो भी आपका ये डाटा है वो मेरी तरफ से सही है, और भविष्य में ऐसी यदि इनके विरुद्ध कोई भी मेरे विरुद्ध यदि या कह दो इन फॉर्म के अंदर या पॉइंटों के अंदर कोई भी मुझे यदि गलती होती है तो उसके लिए मुझे आप दोषी ठहरा सकते हो या मैं जिम्मेदार हूँ उसके लिए, गलती के लिए। तो आपको डेट लिखनी है, पैलेस लिखना है, और यहाँ पर आपको कैंडिडेट का साइन करना है। उसके बाद ये नीचे वाले जो भी ये लाइन है ये आपको सर्टिफिकेट किसका है, ये सर्टिफिकेट वही है जो आपने चरित्र प्रमाण पत्र पर फर्स्ट ग्रेड आपको राजपत्रित अधिकारी के साइन करवाए थे। उसमें राजपत्रित अधिकारी से साइन आपको करवाने हैं, और साइन करवाने के बाद में आपको यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी साइन करवाने, ऊपर साइन कर देगा, और साइन करने के बाद यहाँ पर आप वो जो भी सील वो मोहर लगेगा रबड़ स्टाम्प वाली। ठीक है, और रबड़ स्टाम्प के ऊपर ही उसका एड्रेस वगैरह होगा, तो ये तो होगा उसका राजपत्रित अधिकारी का। और उसके साथ में आपको सर्टिफिकेट किया जाता है, मतलब ये राजपत्रित अधिकारी घोषणा करता है कि मैं जो भी कैंडिडेट का नाम है और कैंडिडेट के पिता का या पुत्री का नाम है या कौन सा है, ठीक है, किसकी बेटी है, बेटा है, कौन वाइफ है, क्या है, और उसको कितने सालों से जानता है, 2 सालों जानता है, 5 सालों से, कितने मंथ से जानता है। और ये कह रहा है कि जो भी ये घोषणा मेरी तरफ से जब भी मैंने अभी तक व्यवहार देखा है उसके अनुसार सही है, और भविष्य में ऐसी कोई मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई संभावना होगी। और पैलेस और डेट, इस प्रकार से ये स्टोनी फॉर्म भरना है, ये बात ध्यान रखो। उसके बाद में आपको चीज़ें ध्यान, अब आप ये चीज़ें ध्यान रखो कि अब आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपको स्टोरी फॉर्म में आपको भरनी है वो ध्यान रखो। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र भरना है। चलिए ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र कितने होने चाहिए, 2, और 2 के दोनों किससे, 2 के दोनों आपको राजपत्रित अधिकारी से साइन होने ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10th की। अब देखो आपको मैं ये मैन डीबी की बात कर रहा हूँ, और उसके साथ में मैन डीबी के साथ में आपको इस अटेस्टेशन फॉर्म की भी साथ में दे रहा हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म की क्या लगनी है। तो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको एक तो ये फॉर्म लगाना है, कौन सा, एक तो आपको ये जो भी 2 पेज है आपको ये लगाने, एक आपका ये पेज और एक आपका अगले वाला पेज ये। तो ये दोनों पेज आपको निकालने हैं, और दोनों निकालने के बाद में आपको इस फॉर्म को पूरा भरना है, और इस फॉर्म के साथ में अटैच क्या करना है, तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको अटैच करने हैं। उसके बाद में आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र अटैच करने, और उसके बाद में आपको संविधान संबंधी जो भी घोषणा पत्र है वो लगानी है। ठीक है, और आपको ये वचनबद्ध जो भी आप वचन पत्र है एक वो लगाना है, एक विवाह सर्टिफिकेट लगाना है जो भी आपने यदि 2002 से पूर्व शादी की है या 2002 तक आपके जीवित वर्षों की संख्या थी वो आपको ये उसके साथ में लगाना है। और उसके साथ में आपको मूल निवास लगाना है, ओबीसी प्रमाण पत्र है या SC ST आपका जो भी प्रमाण पत्र है, वो जो भी EWS प्रमाण पत्र है वो आपको इसके साथ में प्रमाण पत्र लगाना है। और उसके साथ में आपको नोटरी वाले कौन कौन से करवाने, नोटरी में क्या क्या करवाने या राजपत्रित अधिकारी द्वारा साइन कैसे करवाने, तो उसके बाद सबसे पहले तो एक अटेस्टेशन फॉर्म पर करवाना है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म पर करवाना है। उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र पर करवाना है साइन, और उसके बाद में जो भी जीवित बालकों की संख्या थी, जो भी आपके बालकों की संख्या वाला था विवाहित वाला, उसके ऊपर एक पेज पर उसके ऊपर करवाना है। और उसके बाद में आपके जो भी नोटरी, और उसके बाद में 50 रुपये स्टाम्प वाले हैं तो 50 रुपये स्टाम्प वाले एक सामान्य घोषणा पत्र सभी को निकालना है। ठीक है, और एक जो भी विवाहित है या अविवाहित है, जो भी विधवा है, परित्यक्ता है, उनको एक अपना फॉर्म वो भरना है। उसके बाद में यदि कोई भी बालक अब SC ST के तो आपको वो आजीवन उनका वो जाति प्रमाण पत्र आजीवन है। ठीक है, तो SC ST का जाति प्रमाण पत्र तो आपका आजीवन है, लेकिन जो भी OBC कैंडिडेट है यदि उसका
विज्ञप्ति से राइट 1 साल पहले तक का यदि फॉर्म है, ठीक है, तो ओबीसी का जो भी व्यक्ति है या कैंडिडेट है उसका यदि 1 साल तक का यदि उसका ओबीसी का जो भी जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको कुछ नहीं करवाना है। लेकिन 1 साल से पुराना है या विज्ञप्ति जो भी आई है विज्ञप्ति से बाद में है, ठीक है, तो विज्ञप्ति के बाद वाला यदि है तो उसको वापस वो 50 रुपये का स्टॉक वाला एक आपको वो चीज़ें करनी है। तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं आपको मैंने अच्छी तरीके से बता दी है। ये आपको विकल्प पत्र जिसको भी नमूना हस्ताक्षर पत्र, ये नमूना हस्ताक्षर पत्र फाइनल में जो भी आपको डीवी करवाओगे तब ये काम आएगा। आपको ये संविधान संबंधी घोषणा पत्र ये आपको कब भरना है, ये आपको किस में अटेस्टेशन फॉर्म में भरना है, ठीक है। उसके बाद ये वचनबद्ध फॉर्म ये भी अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में लगाना है। उसके बाद में ये 50 रुपये विवाह प्रमाण पत्र ये आपको डीवी के टाइम में आपको लगाना पड़ेगा, साथ में ले जाना पड़ेगा। ये विधवा परित्यक्ता है ये भी डीवी के समय ले जाना पड़ेगा। और ये विधवा वाला है ये भी डीवी के समय। और ये आपका विवाहित वाला है ये भी डीवी के समय। और अविवाहित वाला है ये डीवी के समय। बस जैसा कैंडिडेट है वो अपना निकाल के ले जाएगा। उसके बाद ये संतान संबंधी घोषणा पत्र है ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म में लगाना पड़ेगा, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म में लगाना साथ में पड़ेगा। और ये सामान्य घोषणा पत्र है ये आपको डीवी के समय आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। और उसके बाद में ये चरित्र प्रमाण पत्र है ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म जब ये आपको ले जाओगे और लगाओगे अपलोड ये चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी। उसके साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी, उसके साथ में आपको मूल निवास अपलोड करना पड़ेगा। ओबीसी का या SC/ST का जो चरित्र प्रमाण अपना जो भी प्रमाण पत्र है जाति या प्रमाण पत्र है वो आपको सब अपलोड करना पड़ेगा। 2 चरित्र अपलोड करने पड़ेंगे, संविधान वाला अपलोड करना पड़ेगा, वचन वाला करना पड़ेगा, धूम्रपान के मैं नहीं करता हूँ वो करवाना पड़ेगा। विवाहित अविवाहित वाला है एक पेज है वो जिस पर राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा साइन किए हुए सिंगल कागज पर वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके साथ में आपका फ़ोटो अपलोड होगा। उसके साथ में आपका मूल निवास जाति और जो भी आपका आधार कार्ड है वो आपके इतनी सारी चीज़ें अपलोड होगी। तो डॉक्यूमेंट सब आपको ओरिजिनल साथ में ले जाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटोज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सभी को साथ में ले जाने पड़ेंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाके आप अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से ई-मित्र पर सावधानीपूर्वक भर लेना, ठीक है। और आपकी बहुत जल्दी डेट आ गई है आपकी, और डेट के बारे में भी आगे चर्चा करूँगा। तो ये फॉर्म जो भी चीज़ें समझ आई है अच्छी तरीके से समझ लेना। OTR से संबंधित चाहे किसी और से संबंधित हो वो सभी आप चीज़ें समझ लेना। अब ये है सबसे लास्ट में अपने डीवी से संबंधित कि डीवी है तो डीवी टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी पड़ेगी वो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन यदि लगे तो ग्रेजुएशन के साथ में लगानी है। और उपाधि प्रमाण पत्र वही आपका 10वीं का ही है, मूल निवास से जाती है, अटेस्टेशन फॉर्म है, ये सब डीवी के समय ले जाने साथ में। उसके बाद हस्तलिखित के जो भी नमूना प्रारूप है, शपथ पत्र जो भी आप करें खुद ने शपथ पत्र लगाइए, जाति प्रमाण पत्र है, EWS या MBC जो भी OBC, बच्चों की घोषणा पत्र, सामान्य विवाह वाला है या बच्चों वाला है वो संतान संबंधी, दहेज या धूम्रपान निषेध संबंधी शपथ पत्र एक है। राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग ले जाने, मैंने अभी कहा 2 चरित्र प्रमाण पत्र ले जाने। अंतिम संस्थान द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपने यदि फॉर्म के अंदर 12th पास लगाई है, ध्यान रखना फॉर्म के अंदर यदि आपने 12th पास यदि आपने विज्ञप्ति के अंदर या जो भी आपने फॉर्म भरा था 4th ग्रेड का उसके अंदर जो भी क्वालिफिकेशन आपने लगाई थी उसके अंदर केवल 12वीं पास है, केवल 12वीं पास की उसमें आपने चीज़ें ऐड की है। तो आपने जहाँ पर भी 12वीं की है, जहाँ पर भी आपने 12th जिस स्कूल से की है, 12th जिस स्कूल से की है उस स्कूल में जाके आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना के लाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक अलग से चरित्र प्रमाण पत्र मतलब जहाँ पर भी लास्ट संस्थान द्वारा ये लिखा है, क्या लिखा है, अंतिम संस्थान द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपने 12वीं के अंदर केवल 12वीं फॉर्म भरा है या कह दो जो भी आपने फॉर्म भरा है 4th ग्रेड का और केवल 12वीं का भरा है, या कह दो 12वीं का उसके अंदर डॉक्यूमेंट में या लिस्ट में या कह दो क्वालिफिकेशन में आपने ओनली 10th और 12th ही डाली है, उसके साथ में RSC डाली है, मतलब ग्रेजुएशन नहीं डाली है, तो आपको क्या करना है,
आपको जहाँ पर भी आपने 12वीं पास की है वहाँ पर उस स्कूल में जाके आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है प्रिंसिपल के नाम से। तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है कि वहाँ पर वो सब चरित्र प्रमाण पत्र दे देंगे। आप कहोगे कि हमारे 4th ग्रेड की डिग्री करवानी है, हमें चरित्र प्रमाण चाहिए। और लेकिन यदि किसी ने बंदे ने यदि फाइनल की है और फाइनल की उसने मार्कशीट साथ में अपलोड की है, ठीक है, तो जिस भी फाइनल जिस भी कॉलेज से की है, जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, चाहे MDSU हो, चाहे या PDSU हो, चाहे JNU हो, चाहे JNU हो या VMOU कोटा ओपन हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से उसने फाइनल की है, तो आपको उस संस्थान में जाके ध्यान रखना, उस संस्थान में जाके आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। ये अपलोड होगा, ध्यान रखना। उसके अंदर जाके खुद कैंडिडेट को जाना पड़ेगा, खुद कैंडिडेट का साइन होगा। आपको ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके क्या करना है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रमाण पत्र, चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेंगे। अन्य प्रमाण पत्र में आपके पास में RSCT है तो वो लगा दो साथ में। उसके बाद में आपके उपाधि या प्रमाण पत्र वही सेम है, जो भी आपकी मार्कशीट होती है वही उपाधि प्रमाण पत्र होता है। ग्रेजुएशन की आपकी उपाधि प्रमाण पत्र होता है, मतलब जो भी आपकी डिग्री दी जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको पते पर भेजी जाती है, तो वो आपको अधिस्नातक मतलब MA MCOM या MSc में आपको डिग्री है अधिस्नातक, ठीक है। और उपाधि अंक पत्र मतलब ये मार्कशीट है। उपाधि प्रमाण पत्र मतलब आपको अलग से एक आपको लिस्ट दी जाती है, मतलब कह दो। तो आपको क्या है यहाँ पर MA या MA की MCOM की, ठीक है, तो ये 12वीं 10वीं 12वीं की आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ये स्नातक का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर जो भी MA MSc की आपकी यहाँ पर मार्कशीट हो जाएगी। और मार्कशीट होने के बाद में जो भी आपको डिग्री दी जाती है तो वो आपके यहाँ पर हो जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र और यदि कोई कॉलेज से मिलता है वो भी साथ में ले जाना है। और NOC यदि आप गवर्नमेंट अधिकारी लगे हो या गवर्नमेंट को किसी और में लगे हो तो आपको NOC ले जानी है, अन्यथा बेरोजगार को NOC नहीं ले जानी है। तो इस प्रकार से ये आपका सब पूरा फॉर्म हो गया है। ध्यान रखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कौन कौन से नहीं ले जाने हैं, तो सब चीज़ें आ गई है। और इसके बाद में आपके, ठीक है, तो आपके ये सब चीज़ें आ गई। मूल रूप से ये ध्यान रखना, अटेस्टेशन फॉर्म निकालना है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है वो आपने ये पूरी चीज़ें पढ़ी है। तो उसमें ये DV की टाइप भी काम आएगी और अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में भी इन्हीं के अंदर से आएगी। और जो भी ये लिस्ट दे रखी है उन कर्म के अनुसार ही ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना जल्दी से जल्दी। और विज्ञप्ति की डेट आ गई है, सॉरी अपने जो भी DV है उसकी डेट आ गई है। उस DV के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।